बैच है केवीएस वाला। चलिए कहानी शुरू करते हैं और समझते हैं। टेलीग्राम पर देखो, ये जो सीडीपी के जितने भी सेशन हुए ये पीडीएफ मैं आपको नोट्स की फॉर्म में दे चुकी हूँ, तो एक बार उसको आप देख लीजिए, मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगी। उसकी कई लोग डिमांड कर रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, एकदम टेस्ट की तरह इसको लेना है ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आ पाए। देखो किसी सेक्शन में हो सकता है 10 क्वेश्चन मुश्किल आ जाएं, इसका मतलब ये नहीं वो सेक्शन ही छोड़ देना है। ये आपको आज वाले सेट को करने से बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कितना जरूरी है कि आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं सीटेट में, ना केवीएस में है। चलिए पहला सवाल आपके सामने बहुत ही फ्री 1 नंबर के लिए हम कहेंगे। आज मैं सुपर चैट सारी पढ़ूंगी, क्योंकि देखो जब टॉपिक चल रहा होता है, थियरी चल रही होती है, तो उसके बीच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बातें करना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन किया, चलो फिर थोड़ी बात कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन किए फिर 2 मिनट बात कर सकते हैं। शरीन शीन कह रहे हैं वर्किंग मेमोरी बता दो, कंफ्यूजन है, लास्ट क्वेश्चंस आए थे। शरीन मैंने कल भी आपको कहा था, एक वर्किंग मेमोरी और टाइप्स ऑफ प्ले, ये दोनों टॉपिक्स में कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। फर्स्ट का बी, देखते हैं इसमें आंसर कोई सही दे पा रहा है कि नहीं। इसमें सभी के आंसर्स गलत हैं, उसका रीजन अभी समझते हैं। एन ईवीएस टीचर यानी आप क्या हैं, एक एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन के टीचर हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस के नहीं, एनवायरमेंटल साइंसेस के नहीं। अगर आप केवीएस का सिलेबस देख रहे हैं तो वहां पे एनवायरमेंटल साइंस पूछा जा रहा है आपसे, यानी एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चंस हैं साइंस से रिलेटेड वो भी पूछ लिए जाएंगे, डेप्थ में जाएगी बात। लेकिन जब आप सीटेट के लिए पढ़ते हैं तो एनवायरमेंटल स्टडीज है टॉपिक का नाम, यानी पर्यावरण अध्ययन है। 3rd to 5th तक एनवायरमेंटल स्टडीज ही होता है, साइंसेस फिर आगे की डिफिकल्टी लेवल पे जोड़ा जाता है। एन ईवीएस टीचर हैज अ स्टूडेंट फ्रॉम आबू धाबी। आबू धाबी कहाँ है, यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इस पे चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, उसी से ये बात कही जा रही है। तो एक बच्चा है आपकी क्लास में जो आबू धाबी से ज्वाइन कर रहा है। द टीचर हैज हर ऑनलाइन क्लास स्केड्यूल्ड एट 10 AM, और टीचर की जो क्लास है वो ऑनलाइन क्लास है, इसीलिए आबू धाबी से बच्चा देख पा रहा है। ऐसा नहीं है कि दौड़ते हुए आएगा आबू धाबी से इंडिया में पढ़ने के लिए सुबह सुबह स्कूल में। What time will the student attend her online class from his home in Abu Dhabi? यानी बच्चे को किस समय अपने घर से तैयार होकर बैठ जाना है स्क्रीन के सामने अगर उसको इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आबू धाबी से क्लास लेनी है। बताइएगा बताइएगा बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। 1.5 घंटे का अंतर है, एग्जैक्टली 8:30 बजे। भाई आप अगर दुबई में रह रहे हैं, आप आबू धाबी में रह रहे हैं, या यूएई की किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, किसी भी जगह पर रह रहे हैं, तो क्या है 1.5 घंटा पीछे हैं वो आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये, इसके 1.5 घंटा पीछे हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो कायदे में बी होना चाहिए था, बट इन्होंने 8:30 कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि 10 बजे में से हम 1.5 घंटा घटा देंगे तो सुबह के 8:30, तो हमारे यहाँ 10 बजे हैं तो वहां 8:30 बजे बच्चे को बैठना पड़ेगा, क्योंकि वहां के टाइम से 1.5 घंटा आगे है। ठीक है इतनी बात। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो इन्होंने एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया, तो इसमें फ्री के नंबर मिले हैं। जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो कहती है 9 का मतलब होता है फ्री टू ऑल, यानी जो भी आपने उत्तर लगा दिया होगा फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी गलती है, एक तरफ 7:30 लिख दिया है, दूसरी तरफ 7 लिख दिया है, 8:30 का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में आंसर जो है वो बी हो गया। सिंपल सरल सुंदर सी बात है। आगे बढ़ेंगे, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1.5 घंटे आगे है समय, तो ये सब बातें हमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। इनडायरेक्टली पूछेगा तो हमें लगेगा पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन, है ना। और बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आप जवाब दे पा रहे हैं। पोल में जवाब देना है, कमेंट्स को अवॉइड करके, क्योंकि अगर आप लाइव देख पा रहे हैं तो उससे आपको पता लगेगा कितने % लोग आप जैसे सही उत्तर दे रहे हैं। 54% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट यूज्ड टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल, यानी भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। सबसे कम, तो सबसे कम मस्टर्ड ऑयल, भरपूर सरसों के तेल का प्रयोग होता है हमारे देश में। नारियल का भी प्रयोग होता है बहुत अलग अलग जगह पे अगर हम देखते हैं, और ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। पाम ऑयल सबसे कम इन चारों ऑप्शंस में से यूज होता है। पाम मतलब ताड़ का तेल, खाने के लिए कम यूज करते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये यूज होता है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ शैम्पू से लेके और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में भी यूज कर लेते हैं। तो पाम ऑयल बेसिकली कम यूज होता है अगर हम बाकी ऑयल्स का कंपैरिजन करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कुकिंग के मामले में। तो ए ऑप्शन, ये एकदम फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अ प्रिंसिपल आस्क्ड एन ईवीएस टीचर टू सेलेक्ट इंडोर प्लांट्स फॉर हर ऑफिस, यानी एक प्रिंसिपल ने, आप
स्कूल में गए, आपका सिलेक्शन हो गया केंद्रीय विद्यालय में मान लेते हैं, या जहां पर भी इस साल अभी केवीएस की वैकेंसी आई हुई है तो केवीएस ही मानेंगे। तो आपका सिलेक्शन हो गया और आपके प्रिंसिपल ने कहा कि एक काम करिए, आप ईवीएस टीचर हैं, इंडोर प्लांट सेलेक्ट करके लाइए कि आपको थोड़ा बहुत तो पर्यावरण के बारे में पता ही होगा, और इंडोर प्लांट सेलेक्ट करके लाइए जिनको हम बिना सनलाइट के भी या कम सनलाइट भी अगर विंडो से आ रही है तो सर्वाइव कर जाएं। होते हैं ना, कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं, कुछ आउटडोर प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट की जरूरत ज्यादा होती है, उनको बाहर रखा जाता है। जो कम सनलाइट में भी गुजारा कर लेते हैं, हफ्ते में एक आध दिन दिखा दो, तो उनको हम इंडोर कह रहे हैं। तो आप एज अ ईवीएस टीचर अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने गए हैं, तो कौन सा समूह आप चुनेंगी, कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट्स आप चूज करेंगी इन 4 ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन में से? एलोवेरा, पेट्यूनिया या मनी प्लांट? फिर एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटोन, या फिर मनी प्लांट, पेट्यूनिया और मिंट। मिंट आपका वही पुदीना, तो पुदीना कैसे सरवाइव करेगा घर के अंदर, है ना। और बात रही किसकी, ये पेट्यूनिया की, तो ये एक ऐसा पौधा है, अगर नहीं भी बताया तो हम इसके बारे में अब जान सकते हैं, जिसको सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लगभग 6 घंटे तो चाहिए दिन में। तो उस केस में ये तो जहां जहां है इसको हम हटाएंगे ही। मनी प्लांट हमने देखा है बेचारा कहीं भी काम चला लेता है, अपना जीवन चल जाता है। एलोवेरा हुआ या क्रोटॉन के तो बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा भी है, तो कम पानी या कम सनलाइट में भी जीवन चल जाएगा, थोड़ा बहुत दिखा दो कभी कभी काम बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है? एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटॉन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन विलेजेस यानी गांव की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज कॉमन टू ऑब्जर्व हाउ women एट होम रिमूव द हस्क फ्रॉम द ग्रेन, दिस मेथड इज नोन एज। ये क्वेश्चन पहले ऑफलाइन आपके जब पेपर होते थे तब भी पूछा गया है 2 बार कम से कम, इस बार भी पूछा गया है। यानी गांवों में हम यह साधारण रूप से देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अनाज से भूसे को कैसे अलग करती हैं, ऐसे फटक करके। ठीक है ना, अगर किसी ने देखा है, कोई गांव के दर्शन किसी ने किए हैं, जो कि करने ही चाहिए अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको ये बात थोड़ी बहुत आइडिया लग रही होगी कि इसको विनोइंग कहते हैं। ये सिंपल आंसर है इसका, निष्पादन या फटकना कहते हैं। झाड़ के ऐसे अलग करते हैं जब आप किससे, जो अनाज है और उसको भूसे से अलग कर रहे हैं। याद रखिएगा, अनाज है जिसको भूसे से अलग कर रहे हैं, ये विनोइंग है। हैंड पिकिंग तो हो गया, आप जैसे चावल में से गंदगी निकाल रहे हैं, वो हैंड पिकिंग है एक तरह से, कि आप हाथ से चुन रहे हैं। ठीक है, छानना, अगेन छान थोड़ी रहे हैं यहाँ पे, आप फटक के निकाल रहे हैं। छानने में आप छन्नी का प्रयोग करते हैं। थ्रेशिंग हो गया वो जो आप जब आप फसल काट के लाए हैं, गेहूं मान लीजिए काट के लाए हैं, चावल काट के लाए हैं, उसको झाड़ के ऐसे किसी चीज पर, तब आप थ्रेशिंग मतलब उस ग्रेन को साइड कर रहे हैं एक तरह से। बाद में उस ग्रेन में से हस्क को अलग निकाला जाएगा, जब आप उन रूट से निकाल रहे हैं जिन चीजों को, जब हम थ्रेशिंग का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विनोइंग की, तो ये आप देख पा रहे हैं एक अंकल हैं और जेंडर पैरिटी का यूज करते हुए हमने पहले अंकल को दिखाया है कि ये एक मेल है और क्या कर रहे हैं, भूसा अलग कर रहे हैं जो बीज है उससे, थ्रेशिंग के माध्यम से। ठीक, और यहाँ पे एक आंटी भी मिलेंगी आपको आगे, यहाँ पे आंटी हैं जो विनोइंग का प्रयोग कर रही हैं। किस चीज के लिए? भूसे को दाने से अलग करने के लिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ दाने पड़े हुए हैं, एक तरफ भूसा होगा और जो भी इसमें से हस्क निकल जाएगा। और उससे पहले, जो इससे पहले की प्रक्रिया है वो थ्रेशिंग है, कि जब आप काट के लाए फसल को, फिर उसको मार मार के ये बीज अलग कर रहे हैं आप, फिर इसमें से भी भूसा अलग करेंगे तो ये विनोइंग हो जाएगा। तो ये सिंपल विनोइंग हो गया। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसलिए हम थोड़ा सा इस पे ज्यादा जोर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द एसोसिएशन व्हाइल द अदर इज हार्म्ड। लाइन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार घुमा करके पूछा गया है सीटेट में, इसके आसपास वाला क्वेश्चन, एग्जैक्ट ये नहीं है वो क्वेश्चन। तो जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, यानी 2 ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बट एक को लाभ है और एक को हानि है, तो एक के लिए ये चीज पॉजिटिव हो गई, एक के लिए नेगेटिव हो गई। यानी एक तो होस्ट है और एक है जो उस पर फीड कर रहा होगा। ऐसा एक क्वेश्चन आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बगुला और भैंस के ऊपर, है ना, कि वो बगुला क्या है, उन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों के लिए अच्छा है। बगुला जो है, जो भी पैरासाइट्स वगैरह होते हैं उनको खा जाता है भैंस के ऊपर से, स्किन में से, और उसका भी पेट भर जाएगा और भैंस को भी आराम मिल जाएगा, या जो भी बफेलो है या जो भी एक इस तरह का एनिमल है, तो वो सिम्बायोटिक मतलब अच्छे हैं। तो ये सिम्बायोटिक आंख बंद करके नहीं लगा देना यहाँ, ये है क्योंकि यहां बात हो रही है एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे को हार्म हो रहा है।
जैसे हमें अगर मच्छर काटे तो मच्छर के लिए तो बेनिफिट है भैया, खून पी के मोटा हो जाएगा, एकदम ताजा ताजा मच्छर आपने देखा होगा कभी। और गलती से अगर आप उसको मार दें तो वो दिखाता है कि आपका बी पॉजिटिव ग्रुप, ब्लड ग्रुप उसके अंदर भरा हुआ है ना। तो ये वो वाला रिलेशनशिप है, इसको पैरासाइटिसिज्म कहेंगे। पैरासाइटिसिज्म कहेंगे यानी परजीविता है ये, कि सामने वाले को हार्म हो रहा है लेकिन आपके मजे आ रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, इंसान भी होते हैं पैरासाइट्स जैसे, है ना, वो दूसरों का खून पी के खुश होते हैं, उनका जीवन दूसरों के खून से चलता है। तो म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों एक दूसरे का बेनिफिट कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे के लिए जीवित रख पा रहे हैं एक दूसरे को। कंपटीशन तो फिर आपको पता ही है। पैरासाइटिसिज्म यानी परजीविता, डी ऑप्शन अगर आप यहां देखेंगे तो ये हम देख पा रहे हैं मच्छर है। ये पैरासाइटिसिज्म यानी परजीविता का जो रिश्ता है, यानी पैरासाइटिसिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, यानी दो जीवों के बीच का रिश्ता, वेयर इन वन ऑर्गेनिज्म, जो एक जीव है जहां पर वो क्या है, पैरासाइट है, खून चूसने वाला है, थ्राइव्स एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, द होस्ट। होस्ट क्या है यहां, मान लीजिए ह्यूमन हैंड है, तो ह्यूमन क्या बन गया इस मच्छर के लिए, होस्ट हो गया कि भैया आओ। होस्ट नहीं होते, घर में बुला रहे हो आप किसी को खाने पर, आप होस्ट कर रहे हो उस टाइम पे, तो आपने अपने घर में बुलाया कि लो बेटा खून पियो, है ना, वेम्पायर के जैसे। और मच्छर क्या है यहाँ, पैरासाइट बन गया। तो ये पैरासाइटिसिज्म है, परजीवी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकते हैं अलग अलग, है ना। ये सिर्फ एक उदाहरण है ह्यूमन वाला, करेंगे इंग्लिश पेडागोजी भी, डोंट वरी यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी। आगे एक और चीज है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की। तो ये पैरासाइटिसिज्म म्यूचुअल हो गया, दोनों का फायदा हो रहा हो। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये बगुला है और ये बफेलो है, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये भी याद रखना है, इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इस बार इसके आसपास का क्वेश्चन दे दिया। तो बाकी के ऑप्शंस भी हमें पढ़ने हैं जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वही जो सही है उसी पे नहीं, बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। कोई कह रहा है जैसे कि हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारा खून पी के खुद खुश रहते हैं, और आप भी वैसे ही उनकी नजरों में होंगे, है ना। यही तो मजेदार है, ह्यूमन नेचर देख रहे हो, जो हर इंसान को लगता है उससे बेहतर कोई और नहीं है दुनिया में, है। चलो खैर ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 6, एंडेमिक स्पेसीज यानी विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। अब जिसने हिंदी में पढ़ा है इस क्वेश्चन को, तो ये अपने आप बता रहा है जवाब क्या है। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों का मतलब हो गया जो किसी विशेष क्षेत्र में रहती हूं, सिंपल बात, नो बकवास, है ना। तो एंडेमिक स्पेसीज क्या है, रेयर हैं ये। वो तो भाई रेयर तो फिर एंडेंजर्ड हो जाती है ना, जो वैसे भी दुर्लभ है भाई, खत्म होती जा रही है, या रेयर मतलब कम पाई जाती हैं, इस तरह से कह सकते हैं। जरूरी नहीं खत्म ही हो रही हो, वो एंडेंजर्ड कहलाएंगी, जो खत्म होने की कगार पे हो। इंपोर्टेड स्पेसीज, कहीं और से आयात करके ले आए, अभी वो टाइगर वाइगर आए थे ना कहीं से। और स्पेसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, ये बात एकदम सही है। वो प्रजातियां जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जैसे कंगारू एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते थे, या अभी भी ऐसा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे एक चीज है नील गाय, है ना, वो कहां पाई जाएगी, कुछ क्षेत्रों में पाई जाएगी, यूपी के या कहीं स्पेसिफिक रीजन्स में। तो जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं जो प्रजातियां, हर जगह नहीं मिलती, उनको हम क्या कह रहे हैं, एंडेमिक कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं वो हैं जो भाई खत्म होने की कगार पे हैं, या अभी गायब ही हो चुके हैं कुछ। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डायनासोर के जैसे, देखिए वो तो लुप्त ही हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विलुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इस तरह का क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, यानी वनोन्मूलन या वनों को काटने से नुकसान क्या क्या है, या कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, प्रभाव क्या पड़ेगा यदि आप जंगलों को काटते रहेंगे, फॉरेस्ट को काटते रहेंगे। तो बताइएगा। कुक विद जन्नत, उनको मेल कीजिए, मेल दिया हुआ है सीटेट वालों ने, अगर ऐसा हुआ है इमेज डिस्क्रिपेंसी या कुछ इस तरह का इशू है, उनको ईमेल कीजिए। ईमेल मैंने बताया था जब सीटेट का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे, या ऑफिस विजिट कीजिए, बिल्कुल जाइए अगर इस तरह कोई इशू है आपके फोटो का या कुछ भी, है ना। कोई कह रहा बिहार में बहुत है देखिएगा, केवीएस पीआरटी लगभग बाइलिंगुअल मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक शब्द, एक सेम शब्द को 4-4 बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। मतलब बाइलिंगुअल मतलब वो भाषा जो जनरली हम समझ पा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये कहां से आवाजें आ रही हैं भाई, पटाखे फूट रहे हैं बोर्ड से, ये शाम से चला हुआ है ना क्लास की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है, यानी अगर हम फॉरेस्ट कट करते रहेंगे, पेड़ों को काटते रहेंगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा।
पहला ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि। आप देख लीजिए, अगर आप गांव जाते हैं तो आपको कई डिग्री टेम्परेचर कई बार कम मिल जाता है। जहां आसपास पेड़ होते हैं जिन इलाकों में, वहां पर क्या है, टेम्परेचर हल्का सा कम होगा बाहर के रोड से, ये बात हम जानते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर पेड़ नहीं है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2, हमें पता है भाई पेड़ जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं एनवायरमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो जब अगर पेड़ नहीं है तो CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा, ये बात भी सही है। इंक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, भाई पेड़ के कटने से ग्राउंड वाटर कैसे बढ़ जाएगा, ये तो सेंसलेस बात हो गई है ना, ग्राउंड वाटर तो कम होगा, तो ये भी गड़बड़ है। इंक्रीजेस चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट, यानी प्राकृतिक आपदाओं की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, बाढ़ और सूखा आएगा। भाई नेचर है, नेचर में पेड़ भी उतना ही हिस्सा है जितना आप, बल्कि आपसे ज्यादा जरूरी। तो A, B और D ये सही है, ये कॉन्सिक्वेंस सच में होंगे। C जो है वो कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ग्राउंड वाटर बढ़ नहीं सकता, कम होगा। तो A, B, D हम देख रहे हैं, A, B, D, A, B, D विलियर्स नहीं है, ये सिंपल A, B, D ऑप्शन है, ठीक। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? आप तो पोल 3 दिन पहले हटा देते हो भाई साहब, हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। और फिर भी टाइप करने में 4 साल लगा देते हो, क्या करते रहते हो लैपटॉप में, है? बता दीजिए। नहीं बताएंगे? शौर्य सिंह के एग्जाम्स खत्म हो गए। मैम एप्लीकेशन में लास्ट में डिवाइस टोकन मांग रहा है, वो क्या होता है? एक बार कॉल करके पता कर लो, नहीं तो मैं बोल दूंगी सोनल मुझे मेल छोड़ देना। ऐसा कुछ होगा कि मतलब आपने कहीं दूसरे डिवाइस से तो लॉगिन नहीं कर लिया है, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। कोई कह रहा है यू आर निमोनिक क्वीन। अरे बस याद रहनी चाहिए आपको चीजें। और निमोनिक में वो नहीं होता ना, क्या कहेंगे उसको, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा भी बनी रहती है, छिछलापन नहीं होता कि आप एकदम गलत उदाहरण देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स। अगर हम बात करें तो कौन सी बातें या कौन से कथन सही होंगे ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए? तो अब एनसीईआरटी में ठंडे और गर्म रेगिस्तान की बात हुई है कि राजस्थान क्या है, गर्म है। अगर हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो वो कोल्ड डेजर्ट है, वहां ठंडा रेगिस्तान है। अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है हॉट डेजर्ट्स हैव हाई टेम्परेचर वाइल कोल्ड डेजर्ट्स हैव लो टेम्परेचर, यानी जो गर्म रेगिस्तान होते हैं वहां पे तापमान अधिक होगा, ठंडे में कम होगा। ये तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल आसान सी बात है भाई। कोल्ड तभी तो कह रहे हैं जब टेम्परेचर कम है, और अगर हॉट है तो टेम्परेचर हाई होगा। यहाँ टेम्परेचर कम होगा, लद्दाख में टेम्परेचर कम है, राजस्थान में टेम्परेचर हाई है, सिंपल बात। बी ऑप्शन है हॉट डेजर्ट्स आर बैटर्ड बाय सन एंड आर सैंडी, कोल्ड डेजर्ट्स हैव आइस एंड स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में बर्फ और हिम से घिरी हुई रहती है। जो धरती है वो ग्राउंड जो है पूरा, जो भी वहां आसपास की चीजें हैं वो बर्फ से ढकी हुई होंगी, बिल्कुल फैक्ट है। हॉट डेजर्ट्स आर रेड और ऑरेंज वाइल कोल्ड डेजर्ट्स आर ग्रे, ये भी हम देख सकते हैं लद्दाख में क्या है, वो ग्रेश शेड है वहां पे, ठीक कह सकते हैं। और रेगिस्तान बोल रहे हूँ राजस्थान में क्या होगा, वहां लाल रंग की रेत या ऑरेंज कलर की रेत आपको नजर आएगी, बात तो सही है। डी ऑप्शन है हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट सेंसेशनल इफेक्ट, यहां पर गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, जो आपका ऋतुएं हैं बहुत ज्यादा नहीं बदलती। जैसे आप नॉर्मल एरिया में रह रहे हैं तो अभी बसंत ऋतु चल रही है ना, बारिश का मौसम है, कभी कभी ठंड है, कभी एक बहुत ही अलग अलग यहाँ पे ऋतुएं ज्यादा हैं। वहां कभी थोड़ी बहुत बारिश हुई तो हुई, नहीं तो लगभग एक जैसी स्थिति रहती है, ऋतुएं बहुत ज्यादा नहीं बदलती, हार्श हो जाता है वेदर, ठीक है ना। मैम प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर लगा लो, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा फनी क्लिप। और साथ में देख लो ये नोट्स जो मिल रहे हैं आपको वो पढ़ लो, और जो मैराथन चल रही है वो पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो आंसर क्या है, यहाँ डी गलत है, बहुत ज्यादा ऋतुएं नहीं देखने को मिलती, वेरिएशन नहीं है। ए बी सी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे रहे हैं? 42% लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार अब सो गए आप, कुछ और करने में लग गए हैं? तुम इधर मुंह करके बैठा करो ताकि दिखे तुम कर क्या रहे हो, है ना। सो जाते हो, स्लो साबुन हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान वही रखो ना जो काम कर रहे हो। नेशनल पार्क्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ,
विच नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन या पार्क बनाए गए कि वहां पे जो भी फ्लोरा एंड फौना है वो भाई ठीक से रहे। और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, स्पेशली वाइल्ड लाइफ। अगर यहाँ पे फ्लोरा को साइड भी कर दें तो हम कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए कि इनको ना तो शिकार किया जाएगा इस एरिया में, ना इस तरह की चीजें होंगी, तो कौन सा नेशनल पार्क जो है वो ओल्डेस्ट है इंडिया में, ये पूछा है हमसे। अब इसमें जवाब जो है वो अलग अलग तरह के हैं और लाइक शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं, बट वो कर दीजिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। देखिए काजीरंगा सबसे पुराना है, लेकिन ये फॉरेस्ट रिजर्व की तरह इसको लिया गया था 1905 में, नेशनल पार्क नहीं बनाया गया था। नेशनल पार्क 1974 में बनाए, तो इसलिए काजीरंगा इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द राइट आंसर, 1936। ये है कहां? उत्तराखंड। ठीक है जी। गए हैं आप कभी छोटा सिंह? नहीं, चलेंगे अभी सीटेट देके घूमेंगे। ठीक है, मतलब देखे क्या देंगे तो ये लोग, बट मतलब खत्म हो जाएगा सीटेट तब। बट कहां से यार, केवीएस भी आ चुका है अब तो। इमाम क्या कह रहे हैं? इमाम कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम, प्रैक्टिस सेट सबमिट के बाद ऑल सेक्शंस का आंसर सेव नहीं होता है, ऐसा कैसे हो जाएगा मैम? है किसकी बात कर रहे हो, कौन सी जगह पे कर रहे हो ये काम? ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ है अगर ऐसा है तो, है ना, क्योंकि अगर आपने सबमिट किया है प्रॉपर हर एक सेक्शन तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब देखो ये नॉर्मल टॉपिक को थोड़ा सा मुश्किल बना के पूछ लिया कि जो बीज हैं उनके अंकुरण के सही क्रम को पहचानना है, यानी बीज बोए जाते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं, उसको आपको सही क्रम में पहचानना है। बताइएगा फटाफट से। इतने में आप लोगों के आज कमेंट्स पढ़ूंगी भरपूर, क्योंकि कई दिनों से मैराथन चल रही है, ज्यादा कमेंट्स में पढ़ नहीं पाती हूँ। हेलो मैम, नमस्ते। राहुल सैदपुर, बहुत बड़े राहुल, आप ऑफलाइन क्लास में आए थे, याद है मुझे। मेरा नाम भी लिया करो आप, रीटा चौहान कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। चलिए देखिए 40% लोग क्या कह रहे हैं? बी ऑप्शन। देखते हैं अभी, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की तो ये कहता है आफ्टर द लीव्स अपीयर, यानी आफ्टर द लीव्स अपीयर देन द यंग प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ये सबसे पहले पत्तियां ही आ गई, सीधा बीज बोया नहीं है, पत्तियां आ गई हैं। देख रहे हैं कितना तेजी से चल रहे हैं। तो ए ऑप्शन तो फर्स्ट नहीं हो सकता, जहां पे भी ए ऑप्शन फर्स्ट है उसको हटा सकते हैं हम। तो ये ए और बी ऑप्शन हट गए यहां से, बाकी के दो बचे, ऐसे एलिमिनेट करेंगे भाई। सीड एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू अ होल, दिस सॉफ्टन्स द सीड कोट एंड इट रप्चर्स। मतलब बीज एक छेद से पानी को सोखता है और यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। चलो ठीक है। सी ऑप्शन है अ सॉफ्ट शूट एमर्जेस फ्रॉम द सीड एंड ग्रोज अपवर्ड, यानी अंकुरण हो गया और अब वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा बीज। तो इससे पहले बीज तो लाओ कहीं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द बेबी प्लांट लिव्स ऑन द फूड स्टोर्ड इन द सीड। A small root emerges from the seed which grows downwards। क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं, ये पूछा है। तो सबसे पहले जहां सीड की बात हो रही है वो है आपका बी ऑप्शन। बीज एक छेद से पानी को, यानी पहले वो पानी को सोखेगा, बीज को पानी मिलेगा और वो नरम हो जाएगा और उसके बाद वो अंकुरित होकर के फूटेगा। बात तो ठीक है। तो पहला ऑप्शन बी ही होना चाहिए। ई तो नहीं हो सकता ना कि पहले स्मॉल रूट, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये तो आगे की प्रोसेस हो गई। ये सेकंड स्टेप होना चाहिए। फिर डी आएगा आपका ड्यूरिंग दिस स्टेज द बेबी प्लांट। अब बेबी प्लांट बाहर आएगा और फिर जाकर के आपका ये सॉफ्ट शूट, फाइनली बीज जो है वो प्लांट हो गए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप कॉमन सेंस से भी देखेंगे तो ई पहले नहीं आ सकता। पहले तो नॉर्मल एक जो सीड है वो एब्जॉर्ब करके वाटर को और तब उसको लगाया जा रहा है ताकि आगे की प्रक्रिया चल सके।